हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कविता। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे मिस्र की प्राचीन सभ्यता का इतिहास और उनका विश्व के लिए क्या योगदान रहा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है मिस्र की प्राचीन सभ्यता, ये यूपीएससी पीसीएस प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र की सभ्यता, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता कब से कब तक थी। तो मिस्र की जो सभ्यता थी, ठीक है, वो 3000 से लेकर 1750 बीसी तक थी। ठीक है, प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जो कि अब एक आधुनिक देश मिस्र बन चुका है। ठीक है, मिस्र आपने सुना होगा, ठीक है, 7वीं 8वीं में और 9वीं 10वीं में जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, भूगोल पढ़ा हुआ है, उसमें नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, तो वो है नील नदी। ठीक है, तो प्राचीन मिस्र जो था वो नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जो कि अभी आधुनिक देश मिस्र है। ठीक है, ये सभ्यता 3150 ईस्वी पूर्व के आसपास, ठीक है, प्रथम फेरो के शासन के तहत उभरी थी और निचले मिस्र के राजनीतिक एकीकरण के साथ समाहित हुई थी। ठीक है, और अगली 3 सदियों तक ये विकसित होती रही, यानी कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आता रहा 3 सदियों में। तो ये जो सभ्यता स्टार्ट हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके शासन से। मिस्र की प्रथम फेरो करके मिस्र के जो राजा होते थे उन्हें फेरो कहा जाता था। ठीक है, तो जो प्रथम फेरो थे उनके शासन से ही मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ था। पैलियोलिथिक काल के उत्तरार्ध तक उत्तरी अफ्रीका की शुष्क जलवायु तेजी से गर्म और शुष्क हो गई, यानी कि उत्तरी अफ्रीका की जो क्लाइमेट था, एटमॉस्फेयर था, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी, यानी कि बहुत ड्राई होने लगा। ठीक है, तो वहां पे लोगों का रहना क्या हुआ, मुश्किल हो गया। वो लोग ऐसे इतने गर्म क्लाइमेट में नहीं रह पाने लगे, तो जिससे क्या हुआ कि इस क्षेत्र की आबादी को नील नदी की घाटी के किनारे बसने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो उत्तरी अफ्रीका का हम ये मान सकते हैं कि जो क्लाइमेट था, ठीक है, वो काफी गर्म होने लगा, काफी ड्राई था, तो वहां पे लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, उनको खाने को नहीं था, पीने को नहीं था। तो वहां की जो आबादी है वो धीरे धीरे वहां से शिफ्ट होती गई और वो नील नदी की जो घाटी है उसके आसपास बसने लगे, क्योंकि वहां पे उन्हें पानी मिल रहा था और नील नदी के आसपास की जो जमीन थी वो उपजाऊ थी, वो कुछ अपने लिए उगा सकते थे। ठीक है, वहां की जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल थी रहने के। तो करीब 120,000 साल पहले मध्य प्लीस्टोसीन के अंत से खानाबदोश आधुनिक मानव शिकारियों ने इस क्षेत्र में रहना शुरू किया और तब से नील नदी मिस्र की जीवन रेखा रही है। ठीक है, तब से ही नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी के उपजाऊ बाढ़ मैदान ने लोगों को एक बसी हुई कृषि अर्थव्यवस्था और अधिक परिष्कृत केंद्रीकृत समाज के विकास का मौका दिया, जो कि मानव सभ्यता के इतिहास में एक आधार बना। ठीक है, तो नील नदी के किनारे बसने का मेन जो लॉजिक था वो यही था कि उनका जो व्यवसाय था, यानी कि जो बिजनेस था, वो कृषि बन चुका था, क्योंकि उसके आसपास की जमीन उपजाऊ थी, पानी की व्यवस्था थी, क्लाइमेट अच्छा था, वहां पे लोग रह सकते थे। ठीक है, तो ये एक मैप है, मैप के जरिए समझने की कोशिश करिए। ये है मेडिटेरियन सी, ये अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, ये पॉइंट आपका अलेक्जेंड्रिया, ये है EIL मेन। ठीक है, ये है इजिप्ट जिसको मिस्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये है ग्रेट डिजर्ट सर्किट, ये है ढाकला ओएसिस, खारगा ओएसिस, ये वाहिद डिजर्ट है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है नील नदी। ठीक है,
तो इसके आसपास ही लोगों ने अपना बसेरा किया, यहाँ पर लोग बसने लगे। ठीक है, ये है कैरियो, ये गीजा के पिरामिड जो कि मिस्र के काफी फेमस हैं। ठीक है, जो ओल्ड 7 वंडर्स थे उनमें ये आते थे, गीजा के पिरामिड। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वहां के मिस्र की सभ्यता के जो शासक थे उनकी कब्र है गीजा के पिरामिड में। ठीक है, इन पिरामिड के नीचे उनकी कब्र को दफन किया गया है। तो ये है एंसाइंट थेबस विथ इट्स नेरकोपोलिस, ये है लक्सर। ठीक है, तो ये सारे इलाके हैं, और ये न्यूबियन मॉन्यूमेंट्स, और ये आगे आपका सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आता था जॉर्डन, इजराइल। ठीक है, ये आपका रेड सी हो गया, और ये है गुल्फ ऑफ स्विस, स्विस कैनाल आपने सुना होगा, गुल्फ ऑफ स्विस वो ये है। तो मैप के जरिए से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है इजिप्ट, ये इलाका इजिप्ट है, ये है आपकी नील नदी। इसके आसपास इन इलाकों में जो मैं रेड कर रही हूँ, यहाँ पे लोग रहने लगे थे, यहाँ पे लोगों ने अपना बसेरा बना लिया था। एक और मैप है मेरे पास, ये मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका नील नदी है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, देखिए यहाँ पे द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीजा, ये गीजा के पिरामिड्स यहाँ पे बने हुए हैं, स्फिनेक्स है, और ये बेंट पिरामिड। ठीक है, यहाँ पर ये नील नदी है, ये देखिए इस तरीके से ये नील नदी है। तो यहाँ पर ये पिरामिड्स वगैरह बनने लगे थे। ये कैरियो यहाँ पर है, यहाँ पे लोग रहने लगे थे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको देखिए, ये बैनी हसन करके एक जगह है। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे बसने लगे थे, इस तरीके से। ये यहाँ पे वैली ऑफ किंग एंड टेम्पल ऑफ हैथसी पोस्ट करके समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये यहाँ पर टेम्पल्स बनाए उन्होंने। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बसने लगे थे ये। ठीक है, ये तो ये पूरा इलाका है जो मिस्र का है, नील नदी के आसपास इर्द गिर्द। ये आपका रेड सी हो गया, यहाँ पे डेड सी है, ये वेस्टर्न डिजर्ट है, और ये ईस्टर्न डिजर्ट है। ठीक है, तो ये नदी के आसपास के इलाके हैं जहां पर ये लोग बसे थे, मिस्र बसा हुआ है, इजिप्ट है, ये न्यूबियन डिजर्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो प्राचीन मिस्र है, यहाँ के लोगों की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, यानी कि मिस्र के लोगों ने आने वाले विश्व को, यानी कि जो विश्व यानी कि जिसमें हम जी रहे हैं, हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे आविष्कार इन्होंने किए हैं। ठीक है, इनके किए गए आविष्कारों के बेस पर ही दुनिया चल रही है, उनको आगे लेके हम चल रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या इनकी उपलब्धियां थी, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो कि नील नदी के किनारे पनपी थी। ठीक है, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ठीक है, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था, यानी कि ये लोग खेती किया करते थे, और मिस्र के राजा जिन्हें फेरो कहा जाता था, ये फेरो कहलाते थे। इस तरीके के दिखते होंगे, इस तरीके का इनका गेटअप होता होगा राजाओं का। ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों में ये विश्वास रखते थे, यानी कि नेचर पे विश्वास रखते थे, लाइक सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते थे ये लोग। ठीक है, तो ये पिक्चर्स हैं जिनके जरिए मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि आपके दिमाग में एक फिगर बन जाए। वो मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे। ये लोग क्या करते थे, इन्हें लगता था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इस लॉजिक पे विश्वास करते थे। इसीलिए अपने शवों का, यानी कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनका बहुत ध्यान रखते थे, जिन्हें हम मम्मी कहते हैं। यानी कि ये उन पर कुछ तो ऐसे केमिकल्स वगैरह लगाते थे, तो जिससे, और उन्हें कब्र एज अ मम्मी बना के, यानी कि केमिकल्स लगा करके अपनी डेड बॉडीज को रखते थे कब्र में, ताकि तो वो सालों साल सड़ ना सके, बॉडी जैसे कि जो की त्यों रहे वैसी ही रहे एज इट इज। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसकी इनकी ये है कि ये जो डेड बॉडीज होती थी उनका कभी दिल नहीं निकालते थे, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता था कि ये जीवन पे विश्वास रखते थे कि मरने के बाद भी जीवन है, इसलिए ये दिल नहीं निकालते थे, यानी कि हार्ट नहीं निकालते थे। ठीक है, मिस्र के पिरामिड महान राजाओं की कब्रें हैं, यानी कि जो पिरामिड हैं उनमें उनके वो क्या है, वहां के जो फेमस उस टाइम पे राजा रहे होंगे उनकी कब्रें हैं, जिनमें कि काहिरा के निकट एक गीजा का पिरामिड है जो कि विश्व विख्यात है। इसे 2650 ईस्वी पूर्व में लगभग मिस्र के राजा, ठीक है, चियोपस यानी कि कुफू ने बनवाया था। ठीक है, स्फिंक्स भी इस सभ्यता की प्रमुख देन है। ठीक है, यहाँ इसमें क्या था कि शेर के धड़ और मानव के सिर वाला
प्राणी है, ठीक है। तो ये भी इसी सभ्यता की देन है। ये पिरामिड वगैरह आप देख सकते हैं, इस तरीके से डेड बॉडीज को रखा करते थे। नील नदी के किनारे कारनाक में आबू सिंबल मंदिर का मंदिर, जो कि सूर्य देवता का मंदिर है, बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है, ठीक है। इस तरीके का ये देखिए, ये पिक्चर है एक, ये जो कि सूर्य देवता का मंदिर है, ये इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमारत हो सकता था, होता था, महत्वपूर्ण इमारत, ठीक है। 1950 में जब आश्वान बांध का निर्माण किया गया तो इसे खिसका कर बचाया गया, ठीक है ना। तो और हीरोग्लाइफिक लिपि, ठीक है, इट्स अ वेरी टफ वर्ड, पढ़ने को भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मिस्र की लिपि कहलाती थी, ठीक है। ये जो हीरोग्लाइफिक जो लिपि थी, ये मिस्र की लिपि थी। इन लोगों ने इस स्क्रिप्ट को लिखा था। इसे फ्रांस के महान पुरालिपि शास्त्री कैंपोलियन ने 1790 से लेकर 1832 में पढ़ा था। तो इस तरीके से ये लिखा करते थे, ठीक है। इस तरीके की लिपि इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, जिसमें एक भावनात्मक चित्र होते थे, ठीक है। ये पिक्चर्स के जरिए ये कुछ दर्शाने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जो गीजा का पिरामिड है, जो विश्व विख्यात है, वो पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीजा का मशहूर पिरामिड ओरायन की बेल्ट के साथ संरेखित है, ठीक है। मिस्र के कारीगरों ने शुरू की थी दुनिया की पहली हड़ताल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था, यानी कि जैसे आज एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे ही मिस्र में भी जो एक डॉक्टर होता था वो एक ही बीमारी पे स्पेशलिस्ट होता था, यानी कि एक डॉक्टर एक ही बीमारी का इलाज करेगा और उससे संबंधित ही इलाज वो करता था। और उनके पास हर एक बीमारी के लिए एक अलग अलग डॉक्टर हुआ करते थे, चिकित्सक हुआ करता था, ठीक है। ये उनके औजार हैं, ये मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट हैं, ये सारे हैं, इस तरीके के हुआ करते होंगे उनके पास ट्रीटमेंट के लिए। गणित विज्ञान मिस्रवासियों ने त्रिभुज, आयत और क्षेत्रफल की गणना का तरीका खोजा था, यानी कि जो आज हम रेखा गणित पढ़ते हैं, ठीक है, हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ये सब मिस्रवासियों की देन है। तो त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, आयत, आप रेक्टेंगल जो ये चीजें पढ़ते हो, उसका क्षेत्रफल कैसे, एरिया कैसे आप निकालते हैं, इन सारी चीजों की गणना करने का तरीका भी इन्हीं लोगों ने खोजा था, ठीक है। सौर कैलेंडर का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी कि एक साल में 365 डेज होते हैं। ये हमें दिया था मिस्रवासियों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड देन रिमेंबर इट, इसको रट लो, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया था कि प्रत्येक वर्ष में 12 माह होते हैं, यानी कि 365 दिन का एक साल होगा। ये हमें मिस्र वालों ने बताया था और इन्होंने ये डिसाइड किया था, बताया था कि एक साल में 12 महीने होंगे और एक महीने में 30 दिन होंगे, ये भी इन्होंने बताया था, ठीक है। रसायन विज्ञान भी मिस्र की सभ्यता की देन ही है। आप सीधा समझिए कि रसायन विज्ञान का कनेक्शन इनके जो डेड बॉडीज को एज अ ममी ये कब्र में रखते थे उनसे कनेक्टेड है, बिकॉज कुछ तो वो ऐसा केमिकल यूज करते होंगे उस टाइम पे कि इनकी डेड बॉडी सड़ती नहीं थी, एज इट इज वैसी ही रहती थी, यानी कि कुछ तो ऐसा केमिकल ये यूज करते थे, उन पर लगा के, उन पर लेप लगा करके उन्हें एक कब्र में रखते थे, ठीक है, दफनाते थे, ताकि क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उन्हें विश्वास होता था कि मरने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि जीवन हो या कुछ टाइम बाद ये बंदा जिंदा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा केमिस्ट्री है ना, रसायन विज्ञान ही है, तो ये भी इन्हीं की देन है। फ्रेंड्स, मिस्र की सभ्यता में आज इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए ताकि तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लेते आऊं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।